हाय एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम JEE की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम JEE एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जितने पेपर हुए थे उन पेपर्स में जो भी सवाल क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियस से थे, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जनवरी अटेम्प्ट में न्यूक्लियस चैप्टर से टोटल 3 सवाल आए थे। काफ़ी कम सवाल थे, 3 थे, बट अगर देखें तो चैप्टर भी काफ़ी छोटा है। इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें हार्डली 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और अगर आप 2 से 3 घंटा इस चैप्टर की तरफ दे देते हैं तो इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से सीख जाते हैं और इसके हर सवाल को सॉल्व करना भी आपको आ जाता है। जब आप JEE का पेपर देंगे तो हो सकता है कि आपके पेपर में इस चैप्टर से सवाल आ जाए, और थोड़ी सी मेहनत 4 मार्क के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे आपका 4 मार्क कंफर्म हो सकता है। और इसीलिए आपको इस चैप्टर को सीख लेना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर में अच्छी कमांड नहीं है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, तो आज इन तीनों सवालों को समझाने के दौरान मैं इतनी थ्योरी आपको समझा दूंगा कि आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से रिवाइज हो जाएगा। आपको इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे और आपको डेफिनेटली हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 हैज 3 times the decay constant as compared to the decay constant of another radioactive nucleus N1. If initial number of both nuclei are the same, what is the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei of N1 after one half life of N1? All right. ये जो सवाल है ये रेडियो एक्टिविटी से है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रॉपर थ्योरी समझा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, आपको हर छोटी छोटी बातें, हर बड़ी बड़ी बातें समझ में आ जाएंगी। अब बस ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए, जो हमारे हैवी एलिमेंट्स हैं, है ना, जिनका मास नंबर काफ़ी ज़्यादा है, जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस बेसिकली होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से जनरली वो टूट करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। इस दौरान जब बड़े न्यूक्लियस टूट करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण उनकी एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी है वो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो क्योंकि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल था, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, और जब वो टूट करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ तब उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है वो बेसिकली रिलीज हो जाती है सराउंडिंग की तरफ, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि उस दौरान रेडिएशंस एमिट होती हैं। उन रेडिएशंस को हम कहते हैं गामा रे। क्या कहते हैं? उन्हें हम गामा रे कहते हैं। और गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की रेज होती हैं। और अगर किसी पर्सन की स्किन में लंबे समय तक अगर इसका एक्सपोजर हो तो डेफिनेटली वहाँ पर पर्सन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचता है। मैरी क्यूरी की भी डेथ इसी रेडिएशंस की वजह से ही हुई थी, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और उस तरह के न्यूक्लियस को हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, और उस तरह का न्यूक्लियस हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब वहाँ से रेडिएशंस एक्टिवली निकल रहे हैं और उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। अगर देखा जाए, अगर आपको इसको और प्रॉपरली आपको समझना है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मिड रेंज के न्यूक्लियस हैं, मिड रेंज के मतलब वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास न तो बहुत कम है न तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक रेंज की बात करूं तो आप रेंज समझ लीजिए फ्रॉम एटॉमिक मास 30 टू एटॉमिक मास 170। एक रेंज बता रहा हूं मैं आपको। इस रेंज में जिन भी न्यूक्लियस का मास नंबर है वो रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल होते हैं। जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 30 से कम है या 170 से ज़्यादा है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है और ये अनस्टेबल होते हैं, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड एज
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में सिखाना चाहता हूँ। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी उसे मिल जाए, तब उस न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमारा टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के मास नंबर की वैल्यू है 40 और इसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं एंड 20 न्यूट्रॉन्स हैं। अब कैल्शियम के लिए जो भी इसके बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है, अगर उतनी बाइंडिंग एनर्जी कैल्शियम के न्यूक्लियस को मिल जाए तो 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स सब अलग अलग हो जाएंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होना बंद हो जाएगा और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब ये काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसे? बाइंडिंग एनर्जी को। अब अगर हम इस बाइंडिंग एनर्जी के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिवाइड कर दें, तब हमें मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू। तो जैसे मान लेते कि ई अमाउंट की एनर्जी अगर हम कैल्शियम के न्यूक्लियस को सप्लाई कर दें, जिससे उसके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स अलग हो जाएं, तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू हो जाएगी E/40, जहाँ पर 40 हमारे कैल्शियम के मास नंबर की वैल्यू है। तो आपको करना क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए जितनी भी टोटल एनर्जी की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, उस वैल्यू से आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को डिवाइड करना है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसके हर न्यूक्लियन को निकालने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका ये मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पर ए से हम शो करते हैं एटॉमिक मास नंबर को, एंड एटॉमिक मास नंबर शो करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा मास नंबर है। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी किसी भी न्यूक्लियस के लिए, उसे उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ब्रेक होने के लिए, और हम कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कंजिक्यूटिवली उतनी ज़्यादा है। तो ये हमारी एक बात है जो आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाऊं बिटवीन द मास नंबर ए एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जो ग्राफ हमें मिलता है उसका एक मैं टेंटेटिव शेप आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, इस तरह का हमें एक शेप मिलेगा जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियस। जो यहाँ पर आप पिक देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर हीलियम न्यूक्लियस। यहाँ पर जो अभी आप एक टिप देख पा रहे हैं, ये है हमारे लिथियम के लिए, लिथियम के न्यूक्लियस के लिए है। एंड यहाँ पर जो सबसे टॉप का पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर आयरन। हम कहते हैं कि आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब अमंग ऑल द एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का ही होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर आप पहले आते हैं, अगर आप मास नंबर को कम करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम कम होती जा रही है। और अगर आप हाइयर साइड में जाएं तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता होता चला जा रहा है। तो जो मिड रेंज वाले हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है मोर और लेस सेम है, बहुत आसपास है, और ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस में से आएंगे। मतलब मिड रेंज के जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो मोर और लेस हाईली स्टेबल होंगे। छोटे न्यूक्लियस भी काफ़ी अनस्टेबल हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू काफ़ी कम है। जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होती है। और इसलिए हम कहते हैं कि छोटे न्यूक्लियस मीन्स जो लाइट न्यूक्लियस हैं और जो हैवी न्यूक्लियस हैं,
दोनों के दोनों अनस्टेबल है, मिड रेंज वाले काफ़ी स्टेबल होते हैं। इतनी बात आपको पहले समझनी चाहिए। तब अगर इन छोटे न्यूक्लियस को अगर स्टेबल होना हो या फिर इन बड़े न्यूक्लियस को स्टेबल होना हो तो ये कैसे स्टेबल हो सकते हैं? अब आप इस बात का आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को फॉर्म कर बैठें, अगर छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़े न्यूक्लियस को फॉर्म करें, इन दैट केस साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल इंक्रीज और उस केस में स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट होगा। और इसी न्यूक्लियर रिएक्शन को, इसी न्यूक्लियर प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मिक्स होकर के मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को फॉर्म करना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, जो हमारी स्टार्स और सन में होता है। जहाँ तक हम बात करें बड़े न्यूक्लियस का स्टेबल होने के लिए तो उनको छोटा होना पड़ेगा और इसीलिए वो टूटते हैं। वो टूट करके छोटे न्यूक्लियस की तरफ कन्वर्ट होते हैं और इसी न्यूक्लियर प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियस टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो जब न्यूक्लियर फिजन होता है, जब बड़े न्यूक्लियस को टूट करके अपन छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं, तब उस दौरान छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्जन के दौरान स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस की एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है। न्यूक्लियस की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना अनस्टेबल होगा, है ना। एक न्यूक्लियस की जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी वो उतना क्या होगा? अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना होगा? उसको अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी वो अपनी डिक्रीज करेगा उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको फर्दर ब्रेक करने के लिए, है ना। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। मान लेते कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए हमने देखा कि उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए 100 जूल की एनर्जी रिलीज हुई। एक और न्यूक्लियस है, उसके फॉर्मेशन के लिए 200 जूल की एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर आपको फर्स्ट न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 100 जूल देनी पड़ेगी। और अगर आपको दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपको 200 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। तब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली सेकेंड न्यूक्लियस, जिसको तोड़ने के लिए 200 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसे ब्रेक करना डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो क्योंकि सेकेंड न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हुई थी तो उसे ज़्यादा एनर्जी देनी भी पड़ेगी तोड़ने के लिए। फर्स्ट न्यूक्लियस में क्योंकि कम एनर्जी रिलीज हुई थी तो कम एनर्जी देनी भी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। तो अपन मान के चलें कि शुरुआत में दोनों ही न्यूक्लियस की एनर्जी 0 थी। तो फॉर्मेशन से फर्स्ट न्यूक्लियस की एनर्जी हो गई -100 जूल, सेकेंड की हो गई -200 जूल। तो जितनी कम एनर्जी होगी न्यूक्लियस की उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी न्यूक्लियस की उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो जितनी एनर्जी वो फॉर्मेशन में रिलीज कर रहा है, वो जितनी ज़्यादा वैल्यू के साथ एनर्जी रिलीज करेगा उतनी एनर्जी उसकी कम होती जाएगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी उसे फिर हमें देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, और उसी एनर्जी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें सप्लाई करनी है तोड़ने के लिए। तो कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? जितनी उसने रिलीज की थी ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। और जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उतनी एनर्जी उसकी कम 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 होती जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी कम एनर्जी होती है न्यूक्लियस की उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है ना। जब हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेगा अपने आप को तब उसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो उस एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है, इसके लिए जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। उस केस में रेडिएशंस एमिट होती हैं। क्या एमिट होती हैं? रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। काफ़ी हाई वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस का वहाँ पर एमिशन होता है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्स रे से भी ज़्यादा है ना। एक्स रे वैसे तो एनर्जेटिक रेडिएशन है, बट इस प्रोसेस के दौरान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में जिन रेडिएशंस का एमिशन होता है इनकी फ्रीक्वेंसी एक्स रे से भी ज़्यादा है। और इन्हीं रेडिएशंस को हम कहते हैं गामा रेज। क्या कहते हैं? इन्हें हम गामा रेज कहते हैं। और ये बहुत डेंजरस होती हैं। किसी भी पर्सन की स्किन में अगर इन रेज का लंबे समय तक एक्सपोजर हो तो डेफिनेटली उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, काफ़ी हार्मफुल होती हैं। एंड मैरी क्यूरी की जो डेथ थी वो भी इन्हीं रेडिएशंस की वजह से ही हुई थी। गामा रेज की वजह से मैरी क्यूरी की डेथ हुई थी, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जिन न्यूक्लियस से
जो हमारी गामा रेज एमिट होती रहती हैं, जिन न्यूक्लियस से इस तरह की रेडिएशंस का एमिशन होता रहता है, उसी तरह के न्यूक्लियस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। मैं एक्चुअली ये टर्म आपको समझाना चाह रहा था। तो जिन न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट होती हैं या रेडिएशंस एमिट होने की टेंडेंसी होती है जिनके पास, उन्हीं न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। और कभी भी ये न्यूक्लियस टूट करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जैसे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे इनसे गामा रेज एमिट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो मतलब रेडिएशंस एक्टिव होती है वहाँ पर, और न्यूक्लियस तो आप समझ सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझनी चाहिए, है ना। तो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों की जानकारी दी, एंड इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम इस सवाल की तरफ लौटते हैं। एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो रेडियो एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं, है ना। आगे मैं आपको इक्वेशन समझा दूं, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन जो आपको समझनी है वो है n इक्वल्स टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी क्या शो करिए मैं आपको बता दूं। जब आप n नॉट देख रहे हो, इट इज शोइंग द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब जब आपको सब्सटेंस का सैंपल मिला था, उस इंस्टेंट पे जितने भी न्यूक्लियस एक्टिव थे जो ब्रेक हो सकते हैं, उनकी संख्या हमारी n नॉट है। t समय के बाद, t मेरा टाइम है, t समय के बाद जितने एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे, क्योंकि कुछ तो टूट जाएंगे, तो जितने बचेंगे उनकी वैल्यूज होती है n। n इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट टाइम t। t समय के बाद जो बचेंगे वो हमारी n हो गई। लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। और t तो मेरा टाइम है, और e जानते हैं e एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है, और आपको इससे सॉल्व करना होता है। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना चाहिए। बट समटाइम्स इस इक्वेशन के साथ डील करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डील करना कभी कभार आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसका एक और फॉर्म है जो कि एल्जेब्रिक फॉर्म है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस इक्वेशन की जगह पे आप अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करते हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम को डील करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं इसका एक और फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म है। इक्वेशन है n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू हाफ टू द पावर t बाई टी हाफ। और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर n नॉट और n तो वही क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं t तो मेरा टाइम ही रहा, t अभी भी मेरा टाइम है। t हाफ को हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। इसे हाफ लाइफ कहा जाता है। अभी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वह समय है जिस समय में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस आधे हो जाएंगे। मतलब मान लेते शुरुआत में हमारा जो सैंपल था उसमें 100 न्यूक्लियस एक्टिव थे। 5 मिनट के बाद कितने एक्टिव हैं, 50 एक्टिव हैं, 50 टूट गए। तो हम कहेंगे 5 मिनट उस पर्टिकुलर सैंपल का हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ वह समय है जिस समय के बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या आधी हो जाती है। और इस हाफ लाइफ को निकालने का फॉर्मूला है ln 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, जहां पर लेमडा मेरा डी के कॉन्स्टेंट है। ln 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट इज 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। और आप टी हाफ की वैल्यू भी याद रख सकते हैं। ठीक, मैं समझता हूं इसके कंपेयर में ये इक्वेशन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। इसके साथ सॉल्व करना डिफिकल्ट जाएगा आपको, इससे डील करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, और आपको इस इक्वेशन को समझ लेना चाहिए। अब मैं सवाल समझाता हूँ, फिर सवाल सॉल्व करता हूँ, आप लोग अब सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 है, इसका जो डीके कांस्टेंट है ये 3 टाइम्स है एक दूसरे न्यूक्लियस N1 के डीके कांस्टेंट के कंपैरिजन में। तो एक काम करता हूँ, जो मेरा सेकेंड न्यूक्लियस N2 है इसके डीके कांस्टेंट को मैं शो करता हूँ बाय द सिंबल लेमडा 2। जो मेरा फर्स्ट न्यूक्लियस है N1, इसके डीके कांस्टेंट को मैं शो करता हूँ बाय द सिंबल लेमडा 1। तो कहता है
कि N2 न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट N1 न्यूक्लियस के डीके कांस्टेंट का 3 टाइम्स है, मतलब λ2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ λ1 है, ये हमें गिवन है। अब कहता है इफ इनिशियल नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर द सेम, मतलब N1 एंड N2 दोनों के लिए एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या शुरुआत में इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इक्वल थी, मतलब दोनों के लिए n नॉट की वैल्यू सेम है। मतलब मैं कह सकता हूं n नॉट 1 इक्वल्स टू n नॉट 2, शुरुआत में दोनों के लिए नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N2 टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N1 आफ्टर 1/2 लाइफ ऑफ N1, मतलब N1 के हाफ लाइफ के बाद N2 और N1 के जितने एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे उनका रेशियो क्या होगा। अब सॉल्व करना आसान है, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सुनाओ, मैं बात करता हूँ सबसे पहले न्यूक्लियस N1 के लिए, मैं न्यूक्लियस N1 की पहले बात करता हूँ। तो इसके हाफ लाइफ के बाद अब खुद सोच के बताओ, इसके हाफ लाइफ के बाद कितने एक्टिव न्यूक्लियस इसके बचेंगे। यहाँ पर एक काम और करते हैं, शुरुआत में दोनों के एक्टिव न्यूक्लियस की वैल्यू सेम थी, इसको मैं n नॉट ले लेता हूँ, दोनों के लिए एक्टिव न्यूक्लियस सेम थे, है ना। अब आप समझना, क्योंकि हमको बोला है कि N1 के हाफ लाइफ के बाद दोनों न्यूक्लियस के नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस की क्या रेशियो की वैल्यू होगी। तो देखिए N1 के हाफ लाइफ के बाद, तो N1 के हाफ लाइफ के बाद जो इसके एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या होगी उस शुरुआत की वैल्यू का तो आधा ही हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप वो फॉर्मूला जो मैंने भी सिखाया था उसे यूज करते हैं तो भी आपकी बात बन जाएगी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू हाफ टू द पावर t बाई टी हाफ, है ना। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया। तो कितने समय के बाद की कहानी पूछी जा रही है, N1 के हाफ लाइफ के बाद। तो अगर मैं यहाँ पर t की जगह में t हाफ पुट करूँ तो t हाफ कैंसिल होकर 1 बचेगा, हाफ टू द पावर 1 इज हाफ, सो n विल बी इक्वल टू n नॉट बाई 2, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब N1 के हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस बचे होंगे वो n नॉट बाई 2 होंगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बात करता हूँ न्यूक्लियस N2 की। इसके लिए अगेन मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि N2 न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे आफ्टर t हाफ ऑफ N1 वो होगा N2। शुरुआत में तो n नॉट था ही था, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू हाफ टू द पावर कितने समय के बाद, तो हम बोलते हैं N1 के t हाफ के बाद। तो यहाँ पर t बाई टी हाफ की जगह में, t की जगह मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए, मुझको पुट करनी चाहिए t हाफ ऑफ N1, जिसको मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 से शो कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर t हाफ के लिए वैल्यू किसकी आएगी, तो ये जो N2 का खुद का हाफ लाइफ है वही ना मैं पुट करूंगा, और यहाँ पर आना चाहिए t हाफ ऑफ न्यूक्लियस N2। क्योंकि इस इक्वेशन को मैं N2 के लिए यूज कर रहा हूं तो t हाफ की जगह में मुझको N2 का ही हाफ लाइफ डालना पड़ेगा, और जो समय के लिए हमको जानकारी पूछी गई है वो समय की वैल्यू N1 के हाफ लाइफ की दी गई है, और इसके लिए यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ 1 बाय हाफ लाइफ ऑफ 2 आ गया मेरा। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। नाउ अब सुनना है ना, अब सुनना मैं जो कहना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि λ2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ λ1 है ना। λ2 की वैल्यू हमें गिवन है थ्राइस ऑफ λ1। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि t हाफ की वैल्यू 0.693 बाई लेमडा होती है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि t हाफ ऑफ N1 कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू डेफिनेटली 0.693 अपॉन λ1, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं t हाफ ऑफ न्यूक्लियस N2 कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय λ2, यस और नो। बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि मुझको इन दोनों के रेशियो की रिक्वायरमेंट है तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, है ना। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे डिवाइड करने से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा t हाफ ऑफ 1 अपॉन t हाफ ऑफ 2 इक्वल टू दिस बाई दिस। तो 0.693 तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब मैं डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल से λ2 ऊपर चला जाएगा, λ1 नीचे आ जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि λ2 बाई λ1 की वैल्यू कितनी होगी, तो डेफिनेटली 3 होगी। और इसीलिए मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि
T12/T12 की वैल्यू 3 आने वाली है। तो N2 की वैल्यू क्या होने वाली है, आप सोच के बताएंगे। N2 की वैल्यू हो जाएगी N0 टाइम्स ऑफ हाफ टू दी पावर T12/T12, जिसकी वैल्यू हमने 3 ऑब्टेन की है, तो यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए। एंड हाफ टू दी पावर 3 की वैल्यू होगी 1/8। तो डेफिनेटली यहाँ पर N2 की वैल्यू आ रही है N0/8। मतलब जो समय हमें गिवन है, उस समय में N1 न्यूक्लियस की संख्या शुरुआत का हाफ हो गई, N2 न्यूक्लियस की संख्या शुरुआत का 1/8 हो गई। अब सवाल क्या था, पूछो। देखो, बोला था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N2 टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N1 का रेशियो हमें बताना था। डन, आ गया आंसर। तो मुझको पूछा है N2/N1 कितना होगा। N2/N1 हमें पूछा है, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे 2/1 करना है, तो 2/1 करूँगा तो मुझे मिलेगा N0/8 डिवाइडेड बाय N0/2, विच इज इक्वल टू N0/8 इंटू 2/N0। N0 N0 आपस में कैंसिल, 2/8 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, और इसीलिए 1/4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। और अगर हम चेक करें तो 1/4 ऑप्शन में है, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने हर उस पहलू को लेकर के आपके साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात की है जो आपको पता होना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। assertion A कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is found to be practically independent of the atomic number A for nuclei with mass numbers between 30 and 170। इसको लेकर के मैं आपके साथ पहले ही बात कर चुका हूँ। अभी जो मैंने आपको ग्राफ सिखाया था कुछ इस तरह का, तब इस ग्राफ में मैंने आप लोग से बात की थी कि जो मिड रेंज के होते हैं, फ्रॉम मास नंबर 30 टू मास नंबर 170, ये जो मिड रेंज के न्यूक्लियस हैं, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के कैटेगरी में आता है। मतलब इनके जो न्यूक्लियस होंगे जिनके मास नंबर की वैल्यू 30 टू 170 है, ये न्यूक्लियस मतलब स्टेबल होते हैं। और 30 से लेकर के 170 के बीच में जितने भी न्यूक्लियस होंगे मास नंबर के साथ, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू मोर और लेस सेम है। मैक्सिमम तो मैंने आपको आयरन के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि आयरन के लिए मैक्सिमम है, बट इसके आसपास के न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है मोर और लेस उतनी ही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। कम किसका है, जिनका मास नंबर 30 से कम है, जो बड़े होने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। कम स्टेबल कौन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम किसके लिए, जो हैवी न्यूक्लियस हैं, जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू काफ़ी कम है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, है ना। तो जो मिड रेंज वाले होते हैं हमारे न्यूक्लियस, वो मोस्ट स्टेबल हैं, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है। और इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। ये बात एकदम सही है, एसर्शन एकदम करेक्ट बात है, आपको पता होना चाहिए ये बात, है ना। रीजन कहता है न्यूक्लियर फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, एकदम गलत बात है। न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। मैं आपको बता दूं, हमारे नेचर में फंडामेंटली 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, काफ़ी दूर तक एक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का सवाल है, इस शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, इनकी जो रेंज होती है, रेंज इज अबाउट 2 to 3 फर्मी, मतलब काफ़ी कम डिस्टेंस में ये बेसिकली सीमित होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस न्यूक्लियर फोर्स को एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी एक्सपीरियंस नहीं करता, जो कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट में है ना। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सबसे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और वो इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स की कोई भी, है ना, कोई भी वहाँ पर एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। और इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। जहाँ तक बात किया गया लॉन्ग रेंज की, एकदम गलत बात है। एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्ट है या फॉल्स है,
और इसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर चूज करना है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एज फॉल्स, आर इज ट्रू, गलत है। एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। एंड देखें तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी, जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 3 ही सवाल थे जो न्यूक्लियस चैप्टर से हमारे जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। तीसरे सवाल को अपन अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। पी प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन है, ई प्लस पॉजिट्रॉन है, न्यू न्यूट्रिनो है, न्यू बार हमारा एंटी न्यूट्रिनो है ना। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो रिएक्शन है करेक्ट है ना, कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन करेक्ट है, हमको बताना है। तो इन सभी में न्यूट्रॉन को ब्रेक किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये हमेशा एप्लीकेबल है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं तो आपको चेक करना है। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप तो डेफिनेटली 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। नहीं अगर मालूम तो मैं आपको सिखाता हूं और आप ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तब हो सकता है कि उसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किस में हो जाए, प्रोटॉन में हो जाए। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रोटॉन में। लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई चार्ज नहीं है। तब अगर शुरुआत में नेट चार्ज की वैल्यू 0 है तो बाद में भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल करने के लिए नेट चार्ज को एक पार्टिकल और रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल। क्या कहते हैं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं। और बीटा नेगेटिव पार्टिकल कोई और नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है। बट इसका स्पेशल नाम क्यों है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है एटम का हिस्सा नहीं था, एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम नहीं रहा था। ये एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है ना। जब न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसीलिए इसका नाम रखा गया बीटा नेगेटिव पार्टिकल। अदरवाइज सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो इसकी भी है, इसे हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। साथ ही साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, न्यू के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस होता है। अब आप डेफिनेटली करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पार्टिकल के निकलने के पीछे का जो तर्क है, जो जस्टिफिकेशन है, वो ये है कि जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता है तब ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर न्यूक्लियस के ब्रेक होने के दौरान, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होने के दौरान जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग देखा गया। हमने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, हर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के साथ निकल रहा है, सब में की एनर्जी सेम नहीं थी। तो एक आइडिया लगाया गया, एक जानकारी इस तरह से समझी गई कि हो सकता है कि एक और पार्टिकल निकलता हो जो इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी को शेयर कर रहा हो। तो जिस न्यूक्लियस से निकलने वाला बीटा नेगेटिव पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, उससे निकलने वाले एंटी न्यूट्रॉन की ज़्यादा रही होगी। जिसके लिए ज़्यादा रही होगी इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रॉनों की कम रही होगी। और इस तरह से एक पार्टिकल के बारे में एजम्पशन लिया गया था जो बाद में खोज भी निकाला गया, जिसे खोज लिया गया और डेफिनेटली ये चीज़ होती है। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो इस बीटा नेगेटिव को मैं इलेक्ट्रॉन से भी शो कर सकता हूँ और इस तरह से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो चुका है। लेकिन एक और रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। ये तो जानकारी थी रिगार्डिंग बीटा नेगेटिव डीके। एक और डीके होता है जिसे हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके, और ये भी मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। बीटा पॉजिटिव डीके भी मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। बीटा पॉजिटिव डीके में एक प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, बट अगेन यहाँ पर भी चार्ज को कंजर्व रखना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रोटॉन के टोटल चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
उसके भी नेट चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बट न्यूट्रॉन तो क्या है, ये तो न्यूट्रल है। इसीलिए प्रोटॉन को के चार्ज को कैरी करने के लिए एक पार्टिकल और निकलता है, जिस पार्टिकल को हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। और ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का एक और नाम है, इसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। इट इज एन एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। बीटा पॉजिटिव या फिर पॉजिट्रॉन का मास उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज की वैल्यू उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉन की है, बट नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन में फर्क है, जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन का भी है, लेकिन प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन के मासेस अलग अलग हैं। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और प्रोटॉन तो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, जो आपको समझना चाहिए। और साथ ही साथ एनर्जी शेयरिंग के लिए एक पार्टिकल और निकलता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू से हम न्यूट्रिनो को शो करते हैं, एक पार्टिकल और निकलता है, और इस तरह से हमारा एक और रिएक्शन होता है, इसे हम बीटा पॉजिटिव डीके कहते हैं। तो डेफिनेटली इस सवाल का आंसर ऑप्शन 1 था। और इन तीनों सवालों को समझाने के दौरान जो भी थ्योरी लिंक हो सकती थी, जो भी मुझे समझाना चाहिए था, मैंने हर वो बात आपको सिखाई है, समझाई है। और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आपके जीवन में ये जो क्लास है, जो वीडियो है, बहुत बेनिफिशियल होगी, आपके लिए बहुत काम की होगी। और इस उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में हम एक और चैप्टर के PYQs का डिस्कशन करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।